नमस्कार, 5 की बात में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। पहलवानों और कुश्ती संघ के बीच जारी घमासान के बीच भारतीय ओलंपिक संघ ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है और शाम 5:45 पर भारतीय ओलंपिक संघ की इमरजेंसी बैठक होगी। आज ही विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, रवि दहिया और दीपक पुनिया ने भारतीय ओलंपिक संघ को चिट्ठी लिखकर कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बर्खास्त करने और कुश्ती संघ को भंग करने की मांग की है। साथ ही यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच की भी मांग रखी है। वहीं शाम 6 बजे खेल मंत्री एक बार फिर पहलवानों से मिल रहे हैं। तो खेल मंत्री से मुलाकात होनी है पहलवानों की। शाम 6 बजे ये मुलाकात हो सकती है। और बड़ा अपडेट ये है कि यहाँ पर इमरजेंसी बैठक जो है वो ओलंपिक संघ की तरफ से बुलाई गई है, जो कि अब से थोड़ी देर बाद 5:45 बजे के करीब हो सकती है। और इससे पहले आपको बताएं कि जो पहलवान वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने चिट्ठी जो है वो लिखी थी ओलंपिक संघ को। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, दीपक पुनिया ने भारतीय ओलंपिक संघ को चिट्ठी लिखकर कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बर्खास्त करने और कुश्ती संघ को भंग करने की मांग की है। सौरभ शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं और रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, सबसे पहले आपके पास में आता हूं। ये चर्चा भी काफी थी कि यहाँ पर ओलंपिक संघ जो है क्या करता है इस मामले में। इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, तो कोई हल की उम्मीद यहाँ पर की जाए? बिल्कुल हल की उम्मीद की जाए, क्योंकि हल निकाल सकता है, उसके पास शक्ति है, वो भारतीय ओलंपिक संघ के पास ही है। और जब ये बैठक बुला ली गई है 5:45 पर, और हमारा बात कर रहे थे लगातार कि फोन किया है अनुराग ठाकुर ने बृजभूषण शरण सिंह को कि मीडिया से जाकर के मीडिया में बातचीत ना करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, तो वो बात अभी तक तो मानी हुई है बृजभूषण शरण सिंह ने। 4 बजे का वक्त था, अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी नहीं है। 5 बज गया है, तो अनुराग ठाकुर शायद बृजभूषण शरण सिंह को थोड़ा समझाने में सक्षम हो गए हैं, सफल हो गए हैं। और अब इसी बीच सहमति बन गई है, क्योंकि सुबह से इंतजार कर रहे हैं अनुराग ठाकुर भी खिलाड़ियों का। खिलाड़ी आ नहीं रहे, तब खिलाड़ियों ने आखिरकार 6 बजे मिलने पर सहमति बना दी है, दे दी है अपनी। तो 6 बजे यहीं अनुराग ठाकुर के घर पर यहाँ पर पहुंचेंगे। उनका घर जो 22 अशोका रोड है, यहाँ 22 अकबर रोड है, यहाँ पर खिलाड़ी पहुंचेंगे। बबीता फोगाट भी मौजूद रहेंगी। बबीता फोगाट, हम सब जानते हैं कि पिछले 2 दिन से खिलाड़ियों और सरकार के बीच में मध्यस्थता कर रही थी, और जो अनुराग ठाकुर के सारे जो संदेश हैं वही खिलाड़ियों से को दे रही थी, और खिलाड़ियों से जो संदेश हैं वो अनुराग ठाकुर को दे रही थी। तो हो सकता है कि भारतीय ओलंपिक संघ एक कमेटी बना दे, उस कमेटी में इन खिलाड़ियों को भी रखा जाए, उस कमेटी में ओलंपिक संघ का भी अधिकारी हो, और इस कमेटी में खेल मंत्रालय से हो सकता है कि डीजी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी रखा जाए, और वो समिति जांच करेगी जो खिलाड़ियों के आरोप है। तो हो सकता है कि 5:42 पर जो भारतीय ओलंपिक संघ की बैठक हो रही है, उसमें ये फैसला ले लिया जाए। ये पावर कमेटी बनाने का भी भारतीय ओलंपिक संघ का है। हम लगातार बोल रहे थे कि खेल मंत्री या खेल मंत्रालय के हाथ में नहीं है बृजभूषण शरण सिंह को हटाना। और बृजभूषण शरण सिंह जो वन लाइनर्स दे रहे हैं सुबह से कि मैं किसी की दया पर नहीं बना हूं, मैं बोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी, इस्तीफा देने का सवाल नहीं उठता है, इन बयानों ने अनुराग ठाकुर का काम और जटिल कर दिया था। लेकिन अब लग रहा है कुछ बर्फ पिघली है और खिलाड़ी आकर के बात करने को तैयार हो गई हैं। 12 बजे से जो खेल सचिव हैं वो अंदर अनुराग ठाकुर के घर पर हैं, जो डीजी साई हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो अनुराग ठाकुर के घर पर मौजूद हैं। और 6 बजे एक अहम बैठक है, और हो सकता है कि आज कुछ निष्कर्ष निकले जो खिलाड़ियों को भी स्वीकार्य हो और उधर बृजभूषण शरण सिंह को भी स्वीकार हो, और भारतीय ओलंपिक संघ जो एक्शन लेगा, जो आदेश देगा, उसको मानने के लिए बृजभूषण शरण सिंह बाध्य होंगे। कमेटी के सामने उनको पेश होना पड़ेगा, और हो सकता है कि उनको यह भी कहा जाए कि जब तक कमेटी जांच करती है आप स्टेप डाउन करिए, लेकिन उसको बस कहा जा सकता है, आदेश देकर के उनसे इस्तीफा नहीं लिया जा सकता। ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन थोड़ी देर में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मीटिंग्स भी होनी है। रवीश, यहाँ पर ओलंपिक संघ की भी जो है इमरजेंसी बैठक होनी है, यहाँ पर अनुराग ठाकुर से भी मिलना है 6 बजे, और वो जो 72 घंटे का वक्त दिया गया था जवाब देने के लिए, वो भी पूरे हो रहे हैं, और कमेटी बनाने की बात भी यहाँ पर हो रही है। तो क्या धरना भी आज खत्म होगा?
जी देखिए, अभी तक तो जो डिमांड है और जो एक नई चिट्ठी आई है उसमें तो यही कहा गया है कि सबसे पहले जो है वो बर्खास्त किया जाए अध्यक्ष को, और इसके बाद में जो संघ है, जो कुश्ती संघ है, उसको जो है भंग किया जाए, एक कमेटी नहीं बनाई जाए। तो एक फहरिस्त जो है वो अपने मांग की इन खिलाड़ियों ने दी है। अभी ये खिलाड़ी जो है वो आपस में मीटिंग करके उसके बाद में मुलाकात करेंगे। आप देखिए कि बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं, और जो उनके साथी दूसरे खिलाड़ी हैं, जो जूनियर पहलवान हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम सारे खाप के लोग मौजूद हैं। लेकिन अभी मेरी कुछ देर पहले साक्षी मलिक से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि अभी हम मीटिंग करेंगे आपस में, उसके बाद में हम मुलाकात करेंगे, खेल मंत्री से भी मुलाकात करेंगे और भी दूसरे लोगों से मुलाकात करेंगे। उधर जो ब्रजभूषण सिंह हैं, उनके बारे में उधर से खबर आ रही है कि 22 तारीख को चूंकि एजीएम की बैठक है अयोध्या में, तो वो एक बैठक काफ़ी अहम रहेगी, और उसमें जो है वो 20 राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वो उस बैठक में मौजूद रहेंगे। उन्होंने ये संकेत दिए हैं कि उस बैठक में जो है, चूंकि उन्हीं लोगों ने हमें चुना है, तो वो लोग हमारे भविष्य के ऊपर में फैसला लेंगे। तो बहुत क्लियर लाइन हो गई है। जहां खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि भाई उनको आप बर्खास्त करो, वहीं ब्रजभूषण सिंह ये कह रहे हैं कि 22 तारीख की एजीएम की बैठक में जो है वो जिन लोगों ने चुना है वो हमारे भविष्य पर फैसला लेंगे। अभी हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो नवाबगंज नहीं शुरू हो पाई है, वो अभी थे, उसके बाद में अंदर वो चले गए हैं, मीटिंग कर रहे हैं आपस अपने लोगों से। उसके बाद अभी देखते हैं कि मीडिया से वो क्या कहते हैं, क्योंकि नवाबगंज जो है इस वक्त है उत्तर प्रदेश का गोंडा, वहां पर जो है वो सैकड़ों की तादाद में मीडिया के लोग पहुंचे हैं। पहले उन्होंने 12 बजे का वक्त दिया, अभी उन्होंने 4 बजे का वक्त दिया, और 4 बजे के बाद में भी शुरू नहीं हुआ है। तो यानी कहीं ना कहीं खेल मंत्री का दबाव है उनके ऊपर में, जैसा कि सौरभ बता रहे थे कि उनको रोका गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से। वहां से जो खबरें आ रही हैं नवाबगंज से वो यही हैं कि अगर वो मीडिया के सामने आएंगे भी तो बहुत ही हल्के तरीके से आएंगे। अभी देखिए कि फिर से जो है वो खिलाड़ी आ गए हैं यहाँ पर। अभी बजरंग और जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बार फिर से जो है यहाँ पर हलचल शुरू हुई है। बजरंग यहाँ पर आ गए हैं, साक्षी मलिक यहाँ पर आ गई हैं, और जो विनेश फोगाट हैं वो दिख रही हैं। तो ये सारे लोग जो है फिर से धरना स्थल पर आ गए हैं। यहाँ से हो सकता है ताबिश को ये भी महत्वपूर्ण घोषणा करें, क्योंकि आज सुबह से कोई भी बातचीत मीडिया से नहीं की है। हम लोगों ने तमाम बात करने की कोशिश की, तो कुछ देर बाद में हो सकता है कि ये यहाँ से एक महत्वपूर्ण घोषणा जो है वो धरना स्थल से करें। तो हमें इसका इंतजार करना चाहिए कि अब देखते हैं खिलाड़ियों का रुख क्या है, क्योंकि तकरीबन 2 घंटे बाद ये सारे खिलाड़ी जो है वो लौट कर आए हैं, यानी आपस में बातचीत भी की है इन्होंने, और कहीं ना कहीं इनकी कुछ न कुछ ओलंपिक संघ के भी लोगों से बातचीत हुई होगी, और भी दूसरे लोगों से ये चूंकि संपर्क में थे। तो अभी हो सकता है कि ये मीडिया से बातचीत करें, क्योंकि आज सुबह से लगातार हम लोगों ने कोशिश की इनसे बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। एक चिट्ठी जरूर इन्होंने दी कि एक जो डिमांड है सरकार से वो जो रखी इन्होंने, वो चिट्ठी, वो पत्र जो है वो नए सिरे से हमें दिया गया। लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है ताबिश, तो हमें इंतजार करना चाहिए कि आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलते हैं, क्योंकि सारे यहाँ पर भी आप देखिए कि तमाम सारा जिस तरीके से ब्रजभूषण सिंह के घर नवाबगंज में जो है वो सैकड़ों की तादाद में मीडिया है, उसी तरीके से जंतर मंतर पर आप देखिए कि यहाँ पर भी सैकड़ों जो है वो कैमरे लगे हुए हैं। और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में हम पता करेंगे कि आखिर क्या ये लोग अभी मीडिया से बातचीत करेंगे या नहीं, लेकिन बोलने वाली हैं। देखिए अभी जो है वो ये देखिए विनीश फोगाट ने माइक लिया है और ये अभी बोलेंगे, आप देखिए क्या बोलती हैं। हाँ, हमने काफी मांगे रखी है खेल मंत्री के सामने। खेल मंत्री जी ने 6 बजे का मिलने का हमें फिर से टाइम दिया है, जो कि हमारी जिस पे हम संतुष्ट नहीं थे। तो विनय फोगाट ये कह रही है कि मंत्री जी ने उन्हें फिर से मिलने का वक्त दिया है, तो फिर बाकी क्या रहेगी। और अगर नहीं होते हैं तो शायद कल रेसलिंग मैच भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हम यहीं पे अगर हमारी मांगे
मान लेते हैं तब तो अच्छा है, वरना यहीं पर मैट के साथ वो लोग प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देंगे। एक मीटिंग से अगर सॉल्व हो जाता तो इतना बड़ा बकेला ही नहीं खड़ा होता, लेकिन हर एक मुद्दे पे हम अपना आश्वासन चाहते हैं, पूरा विश्वास चाहते हैं, तब हमें कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ हमें एश्योरिटी मिल जाएगी। हो रहा है भी नहीं। और देखिए, जिस चीज पे सहमति नहीं बनी थी उस चीज पे अगर हमारी सहमति होगी, खेल मंत्री जी से बात करने के बाद में आप सबको बताएंगे। अगर नहीं हुआ तो हम कल यहाँ फिर मिलेंगे आप सबके सामने। देखिए, चर्चा काफी हुई है, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ वो चीज। पेपर पे जब होगा तो हम आप सबको बताएंगे, लेकिन वो सब सिर्फ डिस्कशन हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, डिस्कशन हुआ है। और लेकिन समिति पर आप राजी होंगे क्या? देखिए, हम यहाँ आए थे कि अपने आत्म सम्मान की लड़ाई के लिए। अगर आत्म सम्मान ही हमारा सबके सामने से बिखर गया तो फिर क्या ही लड़ाई रहेगी। अविनीश, ये बताइए कि आत्म सम्मान तो हमारा मतलब खो ही चुका था, तभी हम इस सड़क पे आए हैं। आत्म सम्मान की लड़ाई थी। अगर और लड़कियों की बात है, मैं बार बार वही बोल रही हूँ, लड़की है इतना सेंसिटिव है। कोई भी माँ से भी लोग आए हुए हैं, सब समझा रहे हैं कि बेटा की बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत दिखाई है, लेकिन बिल्कुल सही बात यार मन हो रहा है, 100 ले लिया अंदर, तू उतने लेना रहा मैं हमारे देश यो रहा गेस्ट पे पहलवानी में ठीक। देखिए मैम, वो अपनी बातें रख रहे हैं, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि इतना सब होने के बाद भी वो चुप ही नहीं हो रहे हैं। वो मुंह खोल देंगे सुनामी हो जाएगी, हम मुंह खोल रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो कौन सा मुंह खोलना चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ कि सुनामी क्या कुछ तूफान आ जाए। ये हिंदुस्तान के शेर हैं, हिंदुस्तान के पहलवान हैं, ये हिलेंगे नहीं ना। अविनीश, ये बताइए कि अगर समिति बनाती है तो आप राजी होंगी? अविनीश, ये बताइए कि अगर समिति बनाती है सरकार तो आप राजी होंगे क्या? सर देखिए 6 बजे मीटिंग है, हम सारे मुद्दे रख रहे हैं। ये अगर सिर्फ रेसलिंग की बात होती तो ये क्या पता 1 घंटे की मीटिंग में सब सोल्व हो जाता है। ये लड़कियों का मामला है, बहुत बड़ी बात है। एक लड़की का मामला नहीं है, बहुत सारी लड़कियों का मामला है। हम ऐसे ओपनली एक एक को डिस्क्लोज करेंगे, उनकी लाइफ को भी डेंजर है, उनकी फैमिली को भी डेंजर है। बहुत बड़ी बात है ये, पब्लिक के सामने रखना, फिर उनको फेस करना, आप समझ रहे हैं। समिति अगर सरकार बनाती है तो आप राजी होंगे क्या? देखिए सरकार की, देखिए सरकार की बात है, हम शुरू से बोल रहे हैं। आपने खुद देखा होगा टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में मेरा तो मेडल भी नहीं आया था, मैं रो रही थी, मेरे पे बहुत कुछ एलिगेशन भी लगे थे। तब प्रधानमंत्री जी सामने आए थे, उन्होंने ही बोला था कि आप बेचिंत रहिए, आप खेलिए। और आज आपके सामने अगर मैं खड़ी हूँ तो वो उनकी मेहरबानी मैं बोलूंगी, क्योंकि वो टाइम बुरा था, वो दौर बुरा था। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जब मेरे लिए सिर्फ एक लड़की के लिए वो लड़ाई लड़ी थी, ये तो देश की बेटियों की बात हो रही है। अविनीश, आप अभी बैठक में जा रहे हैं, अगर 1, 2, 3 करके जो 3 इश्यूज की बात कर रहे हैं जो आप लोग सरकार के सामने रखने जा रहे हैं, वो कौन से हैं? समिति अगर सरकार बनाती है तो आप मानेंगे क्या? देखिए, जो भी हम अपने मुद्दे रख रहे हैं, जो हमने रखा है अभी तक, जो बाकी रह गए थे, जिस पे हमारी सहमति नहीं हो रही थी, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि सहमति हो जाए। नहीं हो रही थी वो हम कोशिश कर रहे हैं कि सहमति हो जाए। क्योंकि देखिए, हर एक खिलाड़ी की बात है, सिर्फ मेरी बात होती तो मैं बोल देती कि हाँ सर कर दो। हम इतने खिलाड़ी हैं, सब एग्री होने चाहिए, सब खुश होने चाहिए। वो हम तो डिसीजन तो खेल मंत्री जी देंगे या जो हमारे देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी कर रहे हैं। ओलंपिक संघ पर जो दस्तखत है उनमें से सिर्फ 5 और 6 खिलाड़ियों के ही सिग्नेचर हैं। आपका कहना है कि पूरे जितने भी रेसलर हैं, अगर इस स्टेज पे अगर मैं बताऊं तो ये खुद अगर उठ के बताएंगे कि वो कौन से मेडलिस्ट हैं, कौन से अवार्ड उनके मिले हुए हैं। तो मेरे से ज्यादा अच्छे तो मेरे ख्याल से ये लोग ही बता देंगे। हर एक अपना, अगर आप चाहते हो मीडिया वाले, तो हर पर्सन उठ के अपना इंट्रोडक्शन देगा और अपने अचीवमेंट्स है वो बताने को रेडी हो जाएगा। तो मैं अभी क्या ही बताऊं कि कितने चलो कुर्सी वो तो नहीं छोड़ेंगे, कुर्सी तो छुड़वाई जाती है, ऐसे कौन छोड़ के राजी होता है।
समिति अगर सरकार बनाती है विनीश तो आप राजी होंगे? बैठना सबको अच्छा लगता है, खड़े होने से सबके पैर दर्द होते हैं। अब राजनीति में वो, मैं तो देखो ओलंपिक मेडल के लिए आई हूँ, मेरे को वो 2-3 ओलंपिक मेडल दिलवा दें तो मैं उनको दिखाई भी नहीं दूंगी कि विनेश नाम की कोई लड़की थी भी। विनेश किस चीज की कर रहे हैं? इतनी लड़कियां हैं, परिवार है, हम अपनी जिंदगी को दांव पे लगाने आए हैं, हम राजनीति के लिए नहीं आए थे। हम आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो टूट रहा था, बिखर रहा था, जो उनके कदमों में जो हम जा रहे थे या हर एक चीज के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता था, वो आत्मसम्मान की लड़ाई थी। हम वो आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहते हैं, बस किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में वो डिस्कशन हमारा चल रहा है बस। अब विनीश ये बताइए कि अगर समिति सरकार ने बनाई तो आप मानेंगे? विनीश एक बात बताइए कि समिति अगर सरकार बनाती है तो आप मानेंगे क्या? वो माँ से कुछ पीड़न क्या था जिसको लेकर बाद में जो मेरे साथ बर्ताव हुआ था, मैंने अध्यक्ष जी से मिलने का भी टाइम मांगा था, जो मेरे से आज तक नहीं मिले हैं। उसके बाद से मुझे जब मैं हार गई थी 10 मिनट के बाद में बोल दिया था कि ये तो खोटा सिक्का निकली हमारा। यहाँ पे सब आप लोग समझदार हैं, आप देखिए अगर किसी लड़की को अगर खोटा सिक्का बोल दिया तो उसका मतलब क्या होता है। लेकिन हमने तो ऐसे बोला था ना कि अन्वेषा है, पकड़ के रखो। अच्छी बात है, वो यूपी में हम चाह रहे हैं कि वो इधर ही रहे, इस उधर को दे। देखो जितनी बातें वो खुद भी बोलते रहे। हमने जो बात अपनी रख दी है, सब पहलवानों ने अपनी बात रख दी है। उनका ऑफिस यहाँ से 500 मीटर दूर है, वो यहाँ से गोंडा क्यों भागे, फिर यही क्यों नहीं रहते? वो यहाँ से भाग सकते हैं तो देश से भी भाग सकते हैं। पिटने का डर है। और आप लोगों में से किसी को थप्पड़ मारा था उन्होंने। मैडम हर काम करेंगे। एक बार हम अभी खेल मंत्री जी के पास जा रहे हैं, उसके पास जो बात करने के बाद आप लोगों को बताएंगे। और विनेश ने बताया अगर बात नहीं सुनी गई तो कल यहाँ पे आपको रेसलिंग मैच भी देखने को मिलेगा। देखिए वो देखते हैं कमेटी, अगर कमेटी से हम तो यहाँ पर आप सुन रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह से जो है की जा रही है। विनेश फोगाट इससे पहले बोल रही थी और बता रही थी कि जिन मुद्दों को लेकर पहले सहमति नहीं बन पाई थी, अब एक बार फिर से खेल मंत्री से मिलने के लिए वो जा रहे हैं और अपनी बात वहां रखेंगे। इनसे ये भी पूछा गया कि एफआईआर करवाएंगे नहीं करवाएंगे, तो उनका कहना है कि अभी पहले उनसे खेल मंत्री से बात हो जाए, उसके बाद हम चीजें जो है और साफ करेंगे। बिहार में जारी जातिगत गणना पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। कोर्ट ने कहा कि पटना हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, रोक लगी तो सरकार कैसे तय करेगी कि आरक्षण कैसे दें। हिंदू सेना ने की थी इसे रोकने की मांग और सुप्रीम कोर्ट ने अब यहां पर याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने की इस मामले में छूट दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पक्ष में फैसला दिया। बहुत लोग समझ रहे थे नहीं करेंगे, अरे तो सबके हित में है। अभी जाति आधारित गणना हम पहले ने बता दिए हैं, जनगणना तो केंद्र सरकार का काम है, हम लोग तो राज्य में कर रहे हैं। तो राज्य में कर रहे हैं तो एक एक चीज की जानकारी, और आपको पहले से भी बताएं कि हम लोग जानना चाहते हैं सबकी आर्थिक स्थिति को देखें, तो एक एक चीज की जानकारी होगी तो विकास के काम को आगे बढ़ाने में सुविधा होगी ना।
तो अब यहाँ पर देखिए, आपने सुना कि नीतीश कुमार का इसको लेकर क्या कहना था, और ये जो जातिगत गणना बिहार में हो रही है इसको लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा था और कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि आप पटना हाई कोर्ट इस मामले को लेकर क्यों नहीं गए हैं, और अगर रोक यहाँ पर लगती है तो सरकार ये कैसे तय करेगी कि आरक्षण वो कैसे दें। और इसी बात को लेकर नीतीश कुमार इस बात को रखते रहे हैं कि क्यों यहाँ पर राज्य में जातिगत गणना जो है वो होनी चाहिए और वो कराई जा रही है और किस लिए ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। मनीष जी, नीतीश कुमार ने भी यहाँ पर इस बात को दोहराया और जो याचिकाएं यहाँ पर थी उसमें भी ये सवाल था कि भारत का संविधान राज्य सरकार को जातिगत जनगणना करवाए जाने का अधिकार देता है। नीतीश कुमार ने भी साफ किया कि जनगणना अलग होती है और जातिगत गणना अलग होती है। देखिए, ये मामला जो है ये सर्वोच्च न्यायालय में जाने के पूर्व पिछले साल पटना उच्च न्यायालय में इसी आधार पर कि राज्य सरकार जातिगत जनगणना करा रही है, तो राज्य सरकार के द्वारा जो उस समय नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था और उस नोटिफिकेशन में ये साफ है कि ये जातिगत सर्वे या गणना है और साथ ही साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी होगा। और उसी आधार पर पटना उच्च न्यायालय ने उस समय जो याचिका दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया था। और आज का भी जो फैसला है, एक तरह से यहाँ की जो बीजेपी है, जो थोड़ी सी राज्य सरकार पर हमलावर रहती है, उसके भी जो शीर्ष नेता हैं वो इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि सर्वोच्च न्यायालय में जो भी याचिकाकर्ता गए हैं शायद ही उन्हें किसी तरीके का रिलीफ मिले, क्योंकि इससे पहले भी जो जातिगत सर्वे है या जातिगत गणना जिसे कहा जाता है वो कर्नाटक और तेलंगाना की सरकार ने कराया है और उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कभी भी रोक नहीं लगाई। दूसरी बात यह है कि आज जो सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये मामले में इस मामले को खारिज करते हुए ये याचिकाकर्ताओं को सलाह दी कि आप पटना उच्च न्यायालय में जाएं, तो उन्होंने दो टिप्पणियां, काफी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। एक तो उन्होंने कहा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं लग रहा है, जबकि ये उससे ज्यादा ये पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन लग रहा है। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर वो रोक लगाते हैं तो फिर आरक्षण का प्रावधान कैसे किया जाएगा। तो ये महागठबंधन के जो नेता हैं वो ये आरक्षण की बात को लेकर एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनके लिए ये काफी बड़ी बात हो गई, क्योंकि वो ये एक तरह से उनकी रणनीति है कि जब भी इस जातिगत गणना का फाइंडिंग्स आएगा, वो जुलाई में आए या अगस्त में आए, उसके बाद से जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं जिसे हम ओबीसी कहते हैं, उनके लिए जो आरक्षण का प्रावधान अभी फिलहाल 27% पर कैप किया हुआ है, उसको एक तरह से रिवाइज यानी कि उसमें वृद्धि करने की मांग करेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया कि 10% जो ईडब्ल्यूएस ऊंची जाति के गरीबों के लिए जो एक आरक्षण का प्रावधान है उसको उचित करार दिया है। तो ये कह रहे हैं, ये जो ओबीसी नेता हैं उनका कहना है कि जो 15% है ऊंची जातियों का पूरा प्रतिशत बिहार के अंदर 15 से 16% होगा। अगर उनके लिए 10% के आरक्षण को उचित ठहराया जा सकता है, तो ओबीसी अगर वो 50% से अधिक यानी कि 51% हो, 52 हो या 50 हो, तो उनको आप 27% में ही कैसे सीमित रख सकते हैं। ताबिश। शुक्रिया मनीष जी आपका, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि यहाँ पर क्या इसके असर होंगे और क्यों ये ज़रूरी भी है एक तरह से जाति गणना जो है। और ये मई 2023 तक जाति गणना पूरा करने का जो है वो लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है बिहार में जो ये कराई जा रही है। और इसको लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी जो है याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसमें कोर्ट ने यहाँ पर अब कहा है कि पटना हाई कोर्ट जो है आपको जाना चाहिए और यहाँ पर रोक लगी तो सरकार ये तय कैसे करेगी कि आरक्षण यहाँ पर कैसे जो है वो दिया जाए। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं। और अब बात करते हैं गूगल की। मंदी की आहट के बीच दुनिया की बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में छंटनी की तलवार चल रही है। अब इस लिस्ट में गूगल का नाम भी जुड़ गया है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने बड़े पैमाने पर छंटनी का ऐलान किया है। गूगल में बड़े पैमाने पर जो है छंटनी की जाएगी। गूगल ने 12,000 कर्मचारियों को निकालने का ऐलान किया है, यानी गूगल अपने ग्लोबल वर्कफोर्स में 6% की कटौती करेगा। गूगल के मुताबिक अमेरिका में कर्मचारियों को पहले ही बताया जा चुका है। उन फैसलों की पूरी जिम्मेदारी
जो है लेता हूं, जो यहाँ तक ले आए हैं सुंदर पिचाई की तरफ से, ये कहा गया है। तो 12,000 कर्मचारियों को गूगल ने यहाँ पर निकालने की तैयारी कर ली है। साक्षी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। साक्षी, मंदी की आहट आप इसको कहिए कि दुनिया की बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां जो हैं वो छटनी कर रही हैं, अब गूगल भी इतने बड़े पैमाने पर निकालेगा कर्मचारियों को, इससे क्या समझा जाए और क्या यहाँ पर भारत के कर्मचारी भी हैं? जी बिल्कुल, हर रोज एक नया झटका है टेक कंपनीज के लिए। और जैसे कि आपने कहा कि अब जब गूगल के अल्फाबेट ने ये अनाउंसमेंट की तो ऑफ कोर्स लोगों के जो है सोच बढ़ गई है, इस चिंता उनकी ज्यादा बढ़ गई है कि ये क्यों हो रहा है आईटी इंडस्ट्री में। तो पहले बात करते हैं कि सीईओ ने क्या कहा। जो सुंदर पिचाई हैं उन्होंने ईमेल में ये कहा कि देखिए जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो उसके लिए फुल उनकी बदलाव की वजह से ये फैसला ले रहे हैं और इसके लिए पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तो ये ऑफ कोर्स पहला उन्होंने ईमेल में बोला है। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है एक्सपर्ट्स का कारण बोलते हैं कि 3 कारण है रियली। वो बोलते हैं कि कॉस्ट कटिंग ड्राइव में जा रही हैं आईटी कंपनियां। अब वो क्यों जा रही हैं? सबसे पहले तो ये है कि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जब पैंडेमिक हुआ था तो ओवर हायरिंग ड्राइव में चली गई थी पूरी दुनिया। हम सब ज्यादा आईटी यूज कर रहे थे, ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे। तो उनका ये मानना है कि हम ओवर हायरिंग ड्राइव पे चले गए, हमने ऐसे सैलरीज और ऐसे बेनिफिट्स दिए कि जो हम उनको सस्टेन ही नहीं कर पा रहे थे। तो उनका मानना है ये अब कॉस्ट कटिंग ड्राइव में बदल रहा है। कॉस्ट कटिंग ड्राइव क्यों ले रहे हैं आईटी कंपनीज ऐसा स्टेप? क्योंकि यूएस में रिसेशन आने का उनको संभावना है और डर है और इसलिए वो ऑलरेडी अपनी कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। तो ये है कि ग्लोबल सिनारियो क्या हो रहा है, इसका असर अब इंडिया में भी लगभग कम परसेंटेज में है लेकिन अब आ रहा है। तो ये ग्लोबल कंसर्न्स जो हैं वो इसीलिए माउंट हो रहे हैं। गूगल में जैसे कि आपने कहा लगभग 12,000 लोगों की जिंदगियां एकदम से बदलने वाली हैं। आज उनको ये सीईओ ने ईमेल भेजी और जहां पे यूएस में एम्प्लॉइज जो हैं उनका उन्होंने बोला है कि विद इमीडिएट इम्पैक्ट, यानी कि एकदम से ही अब उनको इम्पैक्ट आएगा और उनको ले ऑफ्स होंगे। अब हालांकि कंपनियां ये बोल रही हैं, कंपनी की बात नहीं है, यहाँ पर स्विगी में भी आप देखिए छटनी होनी है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है स्विगी और यहाँ पर स्विगी ने 380 कर्मचारियों को निकाला है और ये स्विगी के सीईओ का कहना है कि ये बहुत ही मुश्किल फैसला है। यहाँ पर क्या वजह बताई जा रही है? यहाँ पर भी क्या ओवर हायरिंग थी वजह? ये स्टार्टअप्स जो एक इंडस्ट्री है, आप इसको पहले ये समझते हैं हम कि उनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है। उनकी भी फंडिंग काफी सारे स्टार्टअप्स की यूएस, यूरोप, उन मार्केट से आ रही है। तो स्विगी भी एक फूड प्लेटफॉर्म प्राइमरीली है लेकिन एक स्टार्टअप भी है और उन्होंने ये कहा है कि लगभग 380 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाला जाएगा। उनके सीईओ ने ये भी कहा है कि देखिए कि ये मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं और उन्होंने ये भी माना है कि हमारी गलती हो गई प्रोजेक्शन में जब हमने ओवर हायरिंग ड्राइव पे गए। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि चाहे हम ग्लोबली देखें सिचुएशन को, चाहे हम इंडिया में देखें, कारण वही है। लेकिन इंडिया में अभी परसेंटेज इंपैक्ट थोड़ा कम है और इंडिया में जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, हेल्थ केयर हो गई, उधर में अभी हायरिंग हो रही है। लेकिन ये जो टेक और स्टार्टअप्स में अभी जो हो रहा है ग्लोबली और इंडिया में, ऑफकोर्स अब उसकी वजह से लोगों की चिंता बढ़ गई है। कई लोगों को, जैसे स्विगी ने कहा कि एम्प्लॉय असिस्टेंस हम अच्छा दे रहे हैं, लेकिन जो एम्प्लॉइज हैं अगर हम उनके नजरिए से देखें, अगर असिस्टेंस भी मिले तो भी कॉस्ट कटिंग ड्राइव में उनकी जिंदगी तो एकदम अचानक से बदल गई। और क्या ये काफी है ये असिस्टेंस उनकी जिंदगी बदलने के लिए? बिल्कुल साक्षी, जो लेऑफ्स की खबरें आ रही हैं काफ़ी चिंताजनक हैं, न सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ के लिए ही बल्कि सबके लिए जो देख रहे हैं ग्रोथ के नज़रिए से वहाँ पर अगर लोगों को निकाला जाता है। तो शुक्रिया साक्षी आपका। तो यहाँ पर देखिए आप स्विगी के जो सीईओ हैं उनका कहना है कि हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं जिसमें हम कुछ कर्मचारियों को की संख्या घटाने के बेहद मुश्किल फैसला लेने जा रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। डावोस में दुनिया भर के लीडर और कॉरपोरेट दिग्गज पॉलिसी और ग्रोथ पर चर्चा कर रहे हैं। बीक्यू प्राइम हिंदी ने बात की देश के केंद्रीय बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से। इस खास बातचीत में उन्होंने बताया कि कैसे बिजली के क्षेत्र में नए रिफॉर्म लाकर सरकार ने बिजली सप्लाई को बेहतर बनाया है। बीक्यू प्राइम हिंदी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरज शाह है, मैं बीक्यू प्राइम का एग्जीक्यूटिव एडिटर हूं और इस वक्त हमारे साथ वेफ यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो डावोस में हो रहा है उसके मद्देनजर हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही खास शख्सियत श्री आरके सिंह जी, जो मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर हैं।
हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जानना चाहूँगा कि काफ़ी लोग सोचेंगे कि देश में पावर सेक्टर को लेके बहुत बदलाव आ चुका है। 6 घंटे बिजली कटती थी, अब वो शायद बहुत पुरानी बात हो गई है। यहाँ से लेके 2023 से लेके अगर 2030 तक सोचें तो कस्टमर्स जो या ग्राहक या जो देख रहे हैं पावर सेक्टर, वो क्या बदलाव एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बहुत सारा बदलाव तो हमें ला दिया। हाँ जी। पहले हम पावर डेफिसिट थे, अब सरप्लस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी। पावर की कहीं पर कमी नहीं हो इसके लिए हमने ट्रांसमिशन मजबूत कर दिया। करीब 1,73,000 सर्किट किलोमीटर हमने ट्रांसमिशन जोड़ा। डिस्ट्रीब्यूशन मजबूत कर दिया, करीब हमने 2,05,000 करोड़ इन्वेस्ट किया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पूरे देश में सभी राज्यों में, ताकि अब बिजली की उपलब्धता में कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोगों का कि बिजली अल्टीमेटली बिजली का प्राइस हम लोग के देश में बिजली की प्राइस भी स्टेबल रहेगी, क्योंकि इतना रिन्यूएबल एनर्जी जो हम जोड़ रहे हैं तो बिजली की प्राइस बढ़ेगी नहीं, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी तो सस्ता है। ओके। अब उसमें कुछ चैलेंजेस अभी हैं, जैसे कि स्टोरेज वगैरह, तो जब तक कि स्टोरेज का चैलेंज नहीं हो जाता तब तक फॉसिल फ्यूल हमको इस्तेमाल करना होगा। एक चीज सुनिश्चित होगा कि हमारे यहाँ बिजली की उपलब्धता में हम कभी नहीं आने देंगे। हाँ जी। क्योंकि हमारा देश ग्रो कर रहा है और हमारा डिमांड भी ग्रो कर रहा है 10.5% के दर से। उस उतनी बिजली सप्लाई करने के लिए जो भी आवश्यकता होगा, हमको कैपेसिटी लगानी होगी, वो हम लगाएंगे। रिन्यूएबल हो या ना हो। हाँ, ज्यादातर रिन्यूएबल होगा, लेकिन जब जरूरत होगा फॉसिल का तो फॉसिल को भी लगाएंगे, उसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। फॉसिल तब जा सकता है जबकि स्टोरेज वायबल हो जाए, उसके बिना फॉसिल जाएगा नहीं। और उपभोक्ता को 2030 में हम ये सोच रहे हैं ऐसा हो कि एक तो बिजली अफोर्डेबल होगी, समय से मिलेगी, सर्विस लेवल्स बेटर होंगे, वो अपना सप्लायर चूज कर सके कि हाँ साहब सो ये कंपनी बढ़िया सब हमको सर्विस नहीं दे रही, ये कंपनी बेटर सर्विस दोगा तो मैं चेंज कर लूंगा, जैसे कि मोबाइल में है जी, वैसा हम चाहते हैं। और बेसिकली जितना ग्रीन हो वो हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार पर्यावरण को महत्व देती है। जी सुपर। सर दूसरी एक बात ये होगी कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स चाहिए पूरे रिन्यूएबल मिशन के लिए या थर्मल पावर कैपेसिटी एडिशन के लिए भी, हालांकि प्राइवेट सेक्टर को लाने हैं, बट आपको लगता है कि इन सब में दिक्कत हो सकती है या क्योंकि टारगेट्स काफी बड़े हैं? दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ दिक्कत नहीं। हाँ, और कहीं दिक्कत हो हमारे यहाँ तो देखिए ब्लूमबर्ग ने कहा अपना सर्वे करके कि पूरे दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी का बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है भारत, इंडिया। क्योंकि इतना हमने कैपेसिटी हमने जोड़ दिया और इतना कैपेसिटी हम जोड़ने जा रहे हैं, आज जोड़ रहे हैं। हाँ जी। और उसके बाद हमने ऐसा एक इकोसिस्टम बना दिया है कि इन्वेस्टमेंट सिक्योर हैं। हमने जो भी हर्डल्स है सभी हर्डल्स को क्लियर कर दिए। हमारा रेगुलेटरी ये सिस्टम्स बिल्कुल स्पष्ट है, इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न्स क्लियर हैं, सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं। एक बिड मैं करता हूँ तो 10-15 कंपनी कम्पीट करते हैं, सभी प्राइवेट, हमको एक नया पैसा लगाना नहीं पड़ा। हाँ जी। सभी प्राइवेट कंपनीज है और उन सब में दुनिया के जितने बड़े बड़े फंड हैं सब उस प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्टेड है। जी जी। तो अगर कोई दुनिया का बड़ा फंड है कोई और इंडिया में नहीं इन्वेस्टेड है, हम रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में नहीं इन्वेस्टेड है इंडिया में, तो दे आर मिसिंग आउट। गॉट इट। सर दो आखिरी सवाल, छोटे सवाल होंगे। एक ये है कि कई वर्षों से देखा गया था कि जो पावर डिस्कॉम लॉसेस जो थे वो काफी बड़े थे, उसके चलते हमेशा डिस्कॉम हेल्थ पे क्वेश्चन मार्क थी। हाँ, तो आप अभी मैं बता दें इसको नोट कर लीजिए। अभी देखिए, हाँ, एक साल में पिछले एक साल में हमने AT&C लॉसेस को 5% कम किया, फ्रॉम 22% इट हैज गॉन डाउन टू 17%। हाँ जी, इन 1 ईयर। कैन यू इमेजिन? या इट्स इसी देश में हमने कर दिया। ओके, आगे चल के कैसा होगा सर? और अगले साल हम फिर 4-5% कर देंगे कम। ओके गॉट इट। तो हमारा सिस्टम ऑलरेडी वायबल हो गया है। ओके, पेमेंट सिक्योरिटी हो गई, हाँ जी, और एफिशिएंसी हो गई। उसके बाद ऐसा हमने सिस्टम बना दिया है
कि अगर आप लॉस कर रहे हैं, आप डिस्कॉम हो, आप लॉस कर रहे हैं, तो आप लोन नहीं ले सकते। हाँ जी, पीएफसी से आरई से आपको लोन लेना होगा, तो आपको पहले अपना लॉस कम करने का ये एक प्लान बनाना होगा, उस पर राज्य सरकार का दस्तखत लेना होगा, उसकी सहमति लेनी होगी, उस प्लान को फाइल करना होगा, तब जाकर के आपको पीएफसी है, आरईसी जो एनबीएफसी जो फंडिंग करते हैं फंडिंग करेंगे, और उसमें अगर आपने जो जो स्टेप्स आपको लेना था नहीं लिया, फंडिंग रुक जाएगी। गॉट इट सर। सर आखिरी सवाल, ये कार्बन रादर विंड पावर को लेके एक माना जाता है, काफी एनालिस्ट मानते हैं कि जो सबसे विंडी साइट्स हैं भारत देश में वो हैव बीन बुक्ड और कैप्चर्ड एरिया, तो इसकी ग्रोथ फिर कैसे होगी? नहीं, एक तो हम ये कर रहे हैं कि रिपावरिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे एरियाज हैं उसमें ये पुराने टर्बाइंस लगे हुए हैं जो कि 1 मेगावाट 2 मेगावाट के, अब ऐसे टर्बाइंस आ गए जो 15 मेगावाट के। हाँ जी, तो रिपावरिंग की पॉलिसी हमारी आने वाली है। ओके। और दूसरा, हम ऑफशोर जा रहे हैं, तो हम अगर 2030 तक हम 30,000 मेगावाट ऑफशोर कैपेसिटी लगाएंगे, तो दुनिया के जितने बड़े बड़े कंपनीज हैं सब हमसे टच में है कि कब बिड कर रहे हैं, हम आना चाहते हैं। ओके, एक्सेलेंट। ठीक है सर, हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद, और होपफुली आप जो अच्छा काम कर रहे हैं वो और अच्छी तरह से कर सके आने वाले सालों में, इस यही शुभकामनाएं।